हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशात फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी एडजस्टमेंट पर। एडजस्टमेंट जिसे हम समायोजन कहते हैं। हम सब अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस का सामना करते हैं जहां पर हमें अपनी आवश्यकताओं और अपनी परिस्थितियों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना होता है, अपने आप को एक बैलेंस बनाना होता है और उसी को हम आगे जो है एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एडजस्टमेंट क्या है और एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। एडजस्टमेंट जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को बायोलॉजी से लिया गया हुआ है और डार्विन की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की, उसमें भी इसका आता है। डार्विन ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी कि किसी भी परिस्थिति में जो उस सिचुएशन में उस परिस्थिति में कोई भी जो अडेप्ट कर जाएगा वो इंडिविजुअल उस परिस्थिति में सरवाइव करेगा। तो एडजस्टमेंट शब्द जो है वो बायोलॉजी का ही लिया हुआ है, लेकिन बायोलॉजी में हम इसे अडेप्टेशन या अनुकूलन के टर्म्स में जानते हैं और हमेशा बायोलॉजिस्ट ने जीव वैज्ञानिकों ने हमेशा इसे फिज़िकल अडेप्टेशन की बात की है। मतलब कि बॉडी हमारी किस तरह से अडेप्ट करती है, जो फिज़िकल टर्म्स में है में बात की थी। लेकिन जब हम अपनी परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो या साइकोलॉजी में बात करते हैं तो इसे हम एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। और एडजस्टमेंट को माना गया कि एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य या कोई भी जीवित प्राणी वो अपनी जो उसकी आवश्यकताएं हैं और जो उसके सर्कमस्टांसेस है, जो उसकी परिस्थितियां हैं, उनके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अपने आप को एक ऐसे यूनिफॉर्म फॉर्म पे लाने की कोशिश करता है, एक ऐसे इक्वल फॉर्म पे लाने की या बैलेंस फॉर्म में लाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसके पास जो है और जो वो चाहता है उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। एडजस्टमेंट को जब डिफ़ाइन किया जाता है तो इसको दो तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। ये माना जाता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि एक प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल अपनी नीड और सर्कमस्टांसेस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब किसी भी परिस्थिति में हमें जो समायोजन करने की जो हमारी क्षमता है वही एडजस्टमेंट है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं कि जो हम अटेन कर ले रहे हैं, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू जाकर जो हम अटेन कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट जो हमारा है, जो हम पा ले रहे हैं, वो हमारा एडजस्टमेंट है, ना कि जो प्रक्रिया है वो है। तो अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए भी हमें उस प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि एडजस्टमेंट की प्रकृति या नेचर कैसा होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एडजस्टमेंट या समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक चलती रहती है। ये हम अपनी आवश्यकताओं और अपनी परिस्थितियों के बीच हमेशा एक समायोजन करने की कोशिश करते रहते हैं। ये कहा जाता है कि ये टू वे प्रक्रिया है, द्विमार्गीय प्रक्रिया है। टू वे प्रोसेस का मतलब ये है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। जो उसके पास परिस्थितियां हैं उनके साथ समायोजन करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है परिस्थितियों को भी बदलने की कोशिश कई बार करता है। इस सेंस में इसको कहा जाता है कि ये टू वे प्रोसेस है कि हम अपने आप को भी बदलने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ परिस्थितियों को भी बदलने की कोशिश करते हैं। इस सेंस में कहा जाता है कि जो एडजस्टमेंट है वो टू वे प्रोसेस है। इसके अलावा माना जाता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन, कि हमारी आवश्यकताओं की को कम करने की प्रक्रिया है। बट ऑब्वियस है कि जो हमारे पास नीड है, जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, उनके बीच एक टाई अप करने की कोशिश करता है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है जिससे कि हम एक स्टेबल फॉर्म में आ सकें। तो ये हमारी आवश्यकताओं को भी कम करता है और इसके साथ साथ इसको ये माना जाता है कि इट इज़ एन अचीवमेंट। एडजस्टमेंट एक अचीवमेंट है अपने गोल को, हमारी जो आवश्यकता है वो हमारा गोल है, वो उस गोल को पूरा कर पाना, कर जो हम पा रहे हैं, पूरा कर ले जा रहे हैं। तो उस सेंस में कहा जाता है कि एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट इज़ एन अचीवमेंट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडजस्टमेंट हम करते कैसे हैं।
एडजस्टमेंट के अगर की प्रक्रिया के अगर हम एक सिरे पे देखें तो एक व्यक्ति होता है और दूसरे सिरे पे उसके इन्वायरमेंट या उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता की वजह से एक स्टिमुलस क्रिएट होता है जिसके कारण वो काम करने के लिए आगे बढ़ता है। जो उसकी नीड होती है, नीड ही इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरह से ही उसे मोटिवेट करती है आगे करने के लिए। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है वो उत्तेजना उत्तेजना जो हमारी नीड है, उस आवश्यकता की वजह से जो हम उत्तेजना महसूस कर रहे हैं वही हमारे एक प्रेरक की तरह काम करती है। उस प्रेरक की वजह से ही, उस स्टिमुलस की वजह से ही जो है एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, या जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसकी वजह से हम एक कॉन्फ्लिक्ट जो है फील करते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तनाव को या मानसिक तनाव को क्रिएट करती हैं। मानसिक तनाव जो है वो जो दिमाग में जो टेंशन बन रहा है वो हमारे बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, उसके दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वो हमारी चौथी स्टेज हो जाती है, जैसे बेचैन होना, रेस्टलेसनेस होना, किसी चीज़ में काम में ध्यान ना लगना। और जब ये टेंशन और ये स्टेजेस होती हैं तो इंसान एफ़र्ट करता है, कोशिश करता है अपनी उन जो है जो सिम्टम्स उसको दिख रहे हैं, जो बेचैनी है, जो घबराहट है, उस घबराहट को कम करने के लिए वो बहुत सारे एफ़र्ट्स करता है, बहुत सारे प्रयास करता है। और उसी में से, उन प्रयासों में से ही कोई एक प्रयास ऐसा होता है जिससे कि उसको जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। उसकी वो जो आवश्यकता है वो ख़त्म हो जाती है और वो सर सिचुएशंस के साथ एडजस्ट कर लेता है। तो देखा जाए तो पहला हमेशा स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस मतलब कि उस आवश्यकता की वजह से जो वो जो है उत्तेजना महसूस कर रहा है। स्टिमुलस आगे बढ़ाता है कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट टेंशन को। टेंशन जो है वो हमारे जो आंतरिक तौर पर थी वो बाह्य तौर पर दिखने लगती है। उस टेंशन को कम करने के लिए जो इंडिविजुअल है वो प्रयास करता है। उन्हीं प्रयासों में से किसी एक प्रयास पे उसकी प्रॉब्लम कम हो जाती है और वो जो है उस अपनी परिस्थिति के साथ समायोजन कर लेता है और वो अपनी आवश्यकता और इन्वायरमेंट के बीच एक रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेता है। जब हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि एक एडजस्टेड इंडिविजुअल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, किसको हम कहेंगे कि वो एक वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल है। तो वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल के कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जो एडजस्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने लिए उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपने को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट देते हैं। इसके अलावा उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। उनकी जो है किसी भी कार्य को करने या फिर किसी भी परिस्थिति से जूझने की जो क्षमता होती है वो अपनी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अपनी लाइफ के लिए जो एटीट्यूड होता है या लोगों की तरह जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं, पॉजिटिव इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं, इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं, इमोशनली मैच्योर होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस होती है, ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं सामाजिक रूप पर। साइकोलॉजिकली साउंड होते हैं, मेंटली हेल्दी होते हैं, किसी तरह की चिंता, किसी तरह के अवसाद से ग्रसित नहीं होते हैं। किसी तरह की कोई फ़िज़िकल बीमारियाँ, कोई फ़िज़िकल एलिमेंट भी ऐसे लोगों में नहीं पाया जाता है। अपनी लाइफ की जो फ़िलॉसफ़ी होती है वो बैलेंस्ड होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा निराशावादी हैं, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे नहीं रहते। हर चीज़ की एक हर एक्सट्रीम्स की बुरी होती है। तो एक पॉजिटिव आउटलुक होता है लाइफ का और बैलेंस्ड है कि
अपने को भी मान रहे हैं और दूसरे की फ़िलॉसफी को भी मान रहे हैं। एक रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड होता है, हवाओं में नहीं जीते हैं बल्कि यथार्थ में जीने की कोशिश करते हैं। जो सिचुएशंस उनके पास हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, उनको कैसे वो डील कर सकते हैं, वो एक रियलिस्टिक नज़रिया उनके पास होता है। जो एडवर्स सिचुएशंस हैं, जो बहुत विषम परिस्थितियां हैं, उन विषम परिस्थितियों में डील करने की क्षमता उनके साथ होती। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर जाते कि कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन हुई, कोई समस्या सामने आई तो हाथ पैर छोड़ दिया, इस तरह की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। जिस तरह की ज़रूरत हो उस तरह का व्यवहार उनमें दिखता है। किसी तरह की क्रिटिकल एनालिसिस नहीं रखते हैं, लोगों में बुराइयां ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ लोगों को देखते हैं। एक सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक नज़रिया लोगों के लिए होता है। लोगों में गलतियां ढूंढने की कोशिश नहीं करते। इसके अलावा अपनी लाइफ के लिए उनके एक एडिक्वेट लेवल ऑफ एस्पिरेशन होती है, अपनी उनका एक आकांक्षा का स्तर होता है और वो यथार्थ से जुड़ा हुआ होता है। जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनके एस्पिरेशंस होते हैं। दूसरों के लिए सम्मान होता है, सिर्फ अपने लिए को सम्मान नहीं देते हैं बल्कि दूसरे को भी सम्मान देते हैं, उनकी बातों का, उनके विचारों का, उनके भावों को भी सम्मान देते हैं। इसके साथ साथ जो मेन एक कैरेक्टरिस्टिक वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल में पाई जाती है, एक समायोजित व्यक्ति में पाई जाती है कि वो अपनी अच्छाइयों, अपनी क्षमताओं और उसके साथ साथ अपनी लिमिटेशंस, अपनी कमियों के बारे में भी पूरी तरह से अचेत होता है, उसको अवेयर होता है, वो जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है। तो देखा जाए तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इंडिविजुअल को एक होलिस्टिक इंडिविजुअल बनाने में मदद करती है और एक वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल वो है जो इन ट्रेड्स को या इन क्वालिटीज़ को पोजेस करता हो। अब बात ये आती है कि एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। हमारे सामने हमेशा आवश्यकताएं होती हैं, हमारी नीड्स होती हैं, हमारी परिस्थितियां होती हैं। हर बार परिस्थितियां हमारी आवश्यकताओं को की पूर्ति करने वाली नहीं हो सकती हैं, या अगर होती भी हैं तो हमें उसके साथ एक समायोजन करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी परिस्थितियों को और आवश्यकताओं के बीच हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेथड्स होते हैं इनको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधियाँ और अप्रत्यक्ष विधियाँ। सबसे पहले बात हम करेंगे डायरेक्ट मेथड्स पर। डायरेक्ट मेथड्स या जिसे हम जो है प्रत्यक्ष विधियाँ भी कहते हैं। प्रत्यक्ष विधियाँ वो विधियाँ हैं जिसमें हम कॉन्शियस तौर पर, चेतन तौर पर अपनी आवश्यकता और अपनी परिस्थिति के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ होती है रिमूविंग द बैरियर, जो हमारी रुकावटें हैं उनको दूर करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंडिविजुअल को ये पता है कि उसके नंबर पेपर में कम इसलिए आते हैं क्योंकि उसकी राइटिंग स्पीड कम है, उसको लिखने की जो उसकी जो स्पीड है, जो गति है पेपर को, वो उसकी कम है, उसको ये पता है और वो चेतन तौर पर, कॉन्शियस तौर पर ये एफर्ट करता है कि वो जो है वो अपनी स्पीड को एग्ज़ाम से पहले बढ़ाने की कोशिश करता है, और ताकि वो एग्ज़ाम में वो जो उसकी एक रुकावट थी, जो उसको नंबर लाने में कम मदद नहीं कर पा रही थी, उसको दूर करने में वो एक कॉन्शियस तौर पर उसको जो है दूर करने की कोशिश करता है, और इसे ही वो कहा जाता है रिमूविंग द बैरियर, मतलब जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करना। अगला डायरेक्ट मेथड होता है सीकिंग अनदर वे, या जिसे हम कह सकते हैं कि अन्य मार्ग निकालना, अन्य मार्ग खोलना। अगर हम एक रास्ते से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस लक्ष्य को, और बार बार हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम उसको अटेन नहीं कर पा रहे, ऐसी परिस्थिति में हम उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते को निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन विद अनदर गोल, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, जिसमें हम अगर एक गोल को हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं और उसके साथ साथ हमें ये लग रहा है कि ये गोल हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिए दूसरे लक्ष्य ही निर्धारित कर लेते हैं।
जैसे कोई अगर टीचर बनना चाहता है यूनिवर्सिटी लेवल पर और बहुत बार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बन पा रहा है, तो वो अपनी टीचिंग स्किल्स को यूज़ करने के किसी कॉलेज में या कहीं पर वो जो है अपना जॉब कर सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो उसने अपने लक्ष्य को दूसरे लक्ष्य से सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो लास्ट डायरेक्ट मेथड है वो है एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, विश्लेषण एवं निर्णय करने की क्षमता। ये तब होता है जब हमारे सामने कई नीड्स हैं, कई आवश्यकताएं हैं, तो और हम एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन डील कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि अपनी हर परिस्थिति, हर आवश्यकता को एनालाइज करता है, उसके हर एस्पेक्ट को एनालाइज करता है चेतन मन से, और उसके बाद उसके बारे में एक सही डिसीजन लेने की कोशिश करता है। ये कुछ मेथड्स थे जो डायरेक्ट मेथड या चेतन मन से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। अगला मेथड हमारा होता है इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधियाँ। इसे हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा अचेतन मन जो है वो काम करता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है। मतलब इसमें इंडिविजुअल जो है कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहा है, उसका मस्तिष्क अपने आप से काम कर रहा है, अपने उसका जो कॉन्शियस माइंड ना होकर अनकॉन्शियस माइंड उसको मदद करता है एडजस्ट करने की। पहला इनडायरेक्ट मेथड होता है सब्लिमेशन, या इसे हम शोधन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो अनडिज़ायरेबल हमारे पास हमारे आवश्यकता है, उससे हम अपने आप को एक ऐसे मेथड की तरफ ले जाता है हमारा मस्तिष्क जो सोसाइटी की तरफ ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इसमें इंडिविजुअल अपने आप को उन कार्यों, उन वर्क्स की तरफ या उन एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाता है जो सोसाइटी की तरफ ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। मतलब वो उन कामों को जो वो चाहता है लेकिन नहीं करता, जो उसको लगता है कि सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि अपनी उन टेंडेंसीज़ को वो दूसरी तरफ लेके चला जाता है या उस एक्टिविटी की तरफ लेके चला जाता है जो सोसाइटी के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और उसको जो है उसका गुस्सा इतना है कि वो किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे में वो क्या करता है कि अपने आप को वहाँ कंट्रोल करता है उसका माइंड, और वो अपने आप को किसी स्पोर्ट्स या किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज कर लेता है, अपने सारे अग्रेशन, सारा अपनी एनर्जी को उस तरफ चैनलाइज कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इस तरह की जो चीज़ें कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को या चीज़ों को, तो वो सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो अपने आप को चैनलाइज कर लेता है किसी स्पोर्ट्स की तरफ, अपनी सारी एनर्जीज़ को उधर लगा देता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं या इस तरह की सिचुएशन में जिस तरह में हमारा माइंड किसी अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन को छोड़कर किसी एक्सेप्टेबल सिचुएशन की तरफ अपने आप को ले जाता है, वो कहलाती है सब्लिमेशन। अगली जो मेथड है वो है विड्रॉवल या पलायन। पलायन का मतलब होता है जो सिचुएशंस पेन दे रही हों, जो तनाव उत्पन्न कर रही हों, उन परिस्थितियों से अपने आप को दूर कर लेना। ये दो तरह से होता है, रिग्रेशन और डे ड्रीमिंग। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन। प्रतिगमन में इसमें जो इंडिविजुअल है, रिग्रेशन में या प्रतिगमन में जो इंडिविजुअल है वो जो किसी परिस्थिति में जो उसको तनाव उत्पन्न कर रही है उसमें वो उस तरह रिएक्ट करने लगता है जिस तरह से वो बचपन में कर रहा होता है। जिस तरह की सिचुएशन, अगर उस ऐसी सिचुएशन उसके सामने आज है, लेकिन वो बिहेव उस तरह से करता है जिस तरह से वो बचपन में उस सिचुएशन पे रिएक्ट करता था। जैसे कोई एडल्ट इंडिविजुअल है, कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो एकदम से, जैसे बचपन में वो रोता था, चिल्लाता था, हाथ पैर पटकता था, इस तरह का बिहेवियर अगर वो शो कर रहा है तो वो रिग्रेशन की कैटेगरी में आता है। दूसरा इसी में आता है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का मतलब है दिवा स्वप्न देखना। हमारे सामने कोई तनाव भरी स्थिति है, कोई प्रॉब्लम है और हम उसके तरफ कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म में कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके बारे में हम सोच रहे हैं, सिर्फ एक ख्याली पुलाव बना रहे हैं और उसके बारे में दिमाग में ही सॉल्यूशंस ले रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं, तो ये कहलाता है डे ड्रीमिंग।
अगला मेथड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है तादाद स्थापित करना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल किसी एक परिस्थिति में असफल है, तो वो जो परिस्थिति में या उस कंडीशन में जो अगला सफल व्यक्ति है उस जैसा वो बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए कोई एक लड़की है और उसको उसकी फ्रेंड जो है उसको सोशल एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, उसको लोग मानते हैं, और उसको सोशल एक्सेप्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, तो वो उस जैसा बिहेव करने को अपने आप स्टार्ट कर देती है, उस जैसा पहनना, उस जैसा ड्रेस करना, उस जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देती है जिस तरह से उसकी फ्रेंड कर रही होती है, ताकि उसको भी उस तरह की सोशल एक्सेप्टेंस मिल सके। और ये अननोइंगली होता है और इसे ही आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अगला मेथड है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का हिंदी होती है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन में रेशनलाइज करने का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल अगर किसी सिचुएशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है तो वो उसके सही कारण को या सही कॉज को नहीं मानता, बल्कि उसके लिए दूसरे कॉजेज़ को वो जस्टिफाई करने के लिए देने लग जाता है। जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो वो ये नहीं कहता कि उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं मिले, बल्कि वो ये कहता है या अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता था, और अपने किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर या किसी उसको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है। अगला मेथड है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन करना। मतलब जो हमारी वो सिचुएशंस हैं जो हमें किसी भी समय दुख देती हैं, उनको हम भूल जाने की कोशिश करते हैं और इसे ही हम रिप्रेशन या दमन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बचपन में किसी बच्चे को माँ बाप से बहुत मार पड़ी हो, उसकी वजह से अब काफ़ी अब्यूज़मेंट मिला हो पेरेंट्स की वजह से, तो वो बच्चा धीरे धीरे उन मेमोरीज़ को भूल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें दिखती हैं, और जिसकी वजह से बाद में वो बाद की लाइफ में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में उसे प्रॉब्लम होती है। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का वो तरीका है जिसमें हम अपने दोषों को, जो अपनी असफलताएं हैं, उसका दोष दूसरों के सिर पर डाल देते हैं, अपने सिर पर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के अगर एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो वो ये कहता है कि कॉपी वैल्यूएशन सही से नहीं हुई, टीचर ने चेक नहीं किया, मैंने तो लिखा था, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम, तो वो प्रोजेक्शन कहलाता है कि जिसमें हम अपनी असफलता के लिए खुद को दोषी ना मानकर दूसरे को दोषी मानते हैं। हम अपने आप को एक सही इमेज में प्रोजेक्ट करने की या प्रक्षेपित करने की कोशिश करते हैं। लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो आता है वो है रिवर्सल फॉर्मेशन। रिवर्सल फॉर्मेशन को हम जो है विपरीत रचना भी कहते हैं। रिवर्सल फॉर्मेशन में व्यक्ति जो है वो जो कोई अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होते हैं उनको पहले अपने दिमाग में रिप्रेस करता है। अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस का मतलब अवांछनीय अभिप्रेरक, उनका पहले अपने मस्तिष्क में दमन करता है, और उस दमन के बाद चेतन मन से जो है वो उस उल्टा जो है उस जो चीज़ जिस थॉट को उसने रिप्रेस किया था उस थॉट के अगेंस्ट अपोजिट फॉर्म में वो बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई इंडिविजुअल किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करता है, नफ़रत करता है, तो पहले वो उस चीज़ को, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस चीज़ को पहले वो रिप्रेस करने की कोशिश करता है, और उसके बाद उससे जुड़े हुए उस पर वो उससे कहता है कि नहीं, वो तो मुझसे वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ, ये उनको बहुत मानता हूँ, इस तरह की देकर वो अपने उसने अपने अनवांटेड थॉट्स को रिप्रेस आउट किया था उसका जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है। तो ये कुछ मेथड्स थे, जिनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स, जिनके बेसिस पर हम एडजस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।